नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए हम राज्यों की अलग अलग तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं। वो खबरें जो वहां के विकास की कहानी को बयां करती हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो कि प्रेरणादायी हैं और लोगों के जीवन में युगांतकारी बदलाव की उम्मीद की किरण बनकर आती हैं। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त वंदे भारत में खास सुर्खियां यानी कि टॉप लाइन्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ बात होगी हिमाचल प्रदेश की, जहाँ बर्फीली वादियों में एक हरी उम्मीद जगी है। आखिरकार ये उम्मीद कैसे वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी ला रही है, इस पर होगी विस्तार के साथ चर्चा। फिर बात होगी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी नदी के बारे में जिसे संजीवनी बूटी दी गई और अब वो नई उम्मीद की किरण बनकर वहाँ पर खिल रही है। क्या है ये पूरी खबर, ये जानेंगे हम विस्तार से। और फिर बात होगी शिव भक्ति, लेकिन ये शिव भक्ति थोड़ी अनूठी है क्योंकि ये हरियाली शक्ति से जुड़ी हुई है। इस पर भी होगी विस्तार से बातचीत। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताते हैं एक खास नदी के बारे में, और उस नदी की धार जो है कैसे वो कभी संबल की पहचान हुआ करती थी, आज उसे नया जीवन देने की मुहिम शुरू हो गई है, यानी संजीवनी देने की। वर्षों से सूखी पड़ी माहिष्मती नदी अब पुनर्जीवन की राह पर है। सरकार और समाज के साझा प्रयास से ये तस्वीर बदल रही है और लिखी जा रही है जल संरक्षण और विकास की नई परिभाषा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कभी संभल की पहचान रही माहिष्मती नदी अब फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने की राह पर है। वर्षों की उपेक्षा, अतिक्रमण और जल प्रवाह बाधित होने के कारण अपना अस्तित्व खो चुकी इस नदी के पुनरुद्धार का काम उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद 5 नदियां अभियान के तहत शुरू किया गया है। ये सिर्फ एक नदी की सफाई का अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन की एक प्रेरक कहानी है। प्रशासन, स्थानीय लोगों और विभिन्न विभागों के सहयोग से नदी के पुराने स्वरूप को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। नदी के प्राकृतिक मार्ग को चिन्हित कर उसकी सफाई, गहरीकरण और जल संरक्षण से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इस नदी के पुनरुद्धार का कार्य आज से प्रारंभ किया गया है। यह लगभग 7 किलोमीटर है, खग्गूपुरा से चंदायन तक है और आज यहाँ रसूलपुर सराय से इसका कार्य प्रारंभ किया गया है। लगभग 15 दिन में यह कार्य पूरा हो पाएगा। कभी सूखी पड़ी नदी की धार में अब उम्मीद की नई धारा बहने लगी है। इस पहल से जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं क्षेत्र के जल स्तर में सुधार और किसानों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों के लिए माहिष्मती नदी केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी पहचान रही है। नदी के पुनर्जीवन से लोगों में एक नई उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में ये क्षेत्र फिर से हरियाली और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। ये बहुत पुरानी है, हमारे सबसे पहले ये बैस नदी के नाम से मशहूर है नदी है। ये बहुत लंबी नदी है और हमारे सबसे पहले ये उसमें पानी चलता था, अब ये ऐसी पड़ी है। अब इसकी खुदाई हो रही है, तो कुछ जगह पे खाली पड़ी है, कुछ जगह लोगों ने कब्जा कर रखा किसानों ने, तो ये कब्जा मुक्त करा जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये अभियान दिखाता है कि जब प्रशासन और समाज मिलकर काम करते हैं, तो खोई हुई प्राकृतिक धरोहरों को भी वापस जीवंत किया जा सकता है। संभल की माहिष्मती नदी अब विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी की एक प्रेरक मिसाल बन रही है। तो माहिष्मती किस तरह से विरासत को संजोती है और एक धरोहर मान रही है। और हम जानते हैं कि नदियाँ क्या हैं। नदियाँ सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को जोड़ती हुई नजर आती हैं। अब जब हम बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण यानी जैव विविधता की बात करते हैं, उसको बैलेंस करने में भी नदियों का बहुत अहम रोल है। और माहिष्मती की बात हो या कोई भी ऐसी नदी जिसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, उसमें स्थानीय समुदाय की अहम भागीदारी है। और आधुनिक तकनीक के जरिए, यानी कि जब हम मैपिंग की बात करते हैं, ड्रिलिंग की बात करते हैं, उसके जरिए जो नदियां सूख रही हैं
उन्हें वापस से जीवन दान दिया गया है। और माहिष्मती भी यही कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नदी की जब हम बात करते हैं, अगर वो संभल की शान कभी हुआ करती थी तो कैसे आप समझिए कि वहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए भी वो जीवन दान का काम कर रही थी। और ऐसे में जिस तरह से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को लौटाने की कोशिश वहाँ का स्थानीय प्रशासन कर रहा है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि ये वहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। वो सकारात्मक बदलाव जो कहीं ना कहीं उनकी आजीविका पर भी असर डालेगा, क्योंकि नदियों का इस्तेमाल, उसकी जो पानी का इस्तेमाल है वो संचयन के साथ साथ कैसे, जब हम बेहतर उत्पादकता की बात करते हैं, पैदावार की बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, तो उसमें नदियों की अहम भूमिका होती है। तो एक जनपद 5 नदियां जो ये मुहिम है उसके अंतर्गत महिष्मती का कायाकल्प हो रहा है। और इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, महिष्मती की अगर बात की जाए तो ये जिस तरह से दोबारा जीवन दान इस नदी को मिला है, ये आर्थिक विकास की धुरी तो बनेगी जब संबल की हम बात करते हैं, लेकिन कैसे जो विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो भी सहेजी जा पाएगी आने वाले समय में। बिल्कुल, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलेगा, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे फायदा होगा। खासतौर से जो किसान है, साथ साथ जो पर्यावरण है, जिसके लिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि पर्यावरण एक बार फिर से बेहतर बनाना है, हमको वृक्ष लगाने हैं। तो ऐसे में जब हम प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकृति को अपने करीब ला रहे हैं, तो हमको बहुत जरूरी हो जाता है कि नदियों को पुनरुद्धार किया जाए। इसमें ये जो योजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश में, एक जनपद 5 नदियां, तो इसके लिए महिष्मती नदी एक बार जब जीवित हुई है तो आसपास के स्थानीय लोगों के अंदर खुशी झलक होती है। लोग 12.5 किलोमीटर की तकरीबन ये जो नदी थी, इस पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। अवैध तरीके से नदी पर कब्जा जब किया, उसे पाट दिया गया, जिसकी खुदाई का काम प्रशासन के द्वारा किया गया। प्रशासन ने वहां मेहनत लगाई, उसका चिन्हीकरण किया गया, पुरानी चीजें खंगाली गई, कहां से ये नदी कहां तक गई है, बाकायदा खुदाई की गई। और पहली बरसात में इस बार जो झलक दिखी, वो पूरे आसपास के जो इस नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि प्रशासन का जो ये प्रयास है, जो पहले है, इससे पहले वर्धमान नदी को भी यहाँ पर पुनर्जीवित करने का काम किया गया था। तो ये अगर बात करें तो ये अभी हाल ही में इस जनपद में दूसरी नदी है जिसको पुनर्जीवित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो लोग खेती करते हैं, जो लोग खेती किसानी करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इससे। और साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हमको आर्थिक उन्नति भी मिलेगी, क्योंकि उन किसानों की फसलें अच्छी होंगी, अब उनको समृद्धि आएगी उनके यहाँ, और साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, हमें उन पुरानी पहचान वापस मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि अपनी खोई हुई धरोहर जो लुप्त हो गई थी, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। और ऐसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग दर्जन भर नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। और इसके बाद ये एक बड़ी पहल है जो अब स्टार्ट की गई है। हर जनपद में चिन्हित किया जाता है कि कौन सी खोई नदियां हैं। कम से कम 5 नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रशासन ने लक्ष्य रखा है और अपने यहाँ इस पर काम कर रहे हैं। तमाम सारी जो तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, उनको इस कानून काम पे लगाया गया है कि आप चिन्हित करिए कि कौन कौन आबादी की जगह पे कब्जा कर रखा है। उन सारी जगहों को फिर से ठीक करना है, नदियों को पुनर्जीवित करना है। तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए काम किया गया, इसका चिन्हीकरण किया गया कि ये 12 किलोमीटर नरोत्तमपुर से निकलकर कहां तक जाती थी ये नदी। उसके बाद जो जगह कब्जा हुआ है, उस जगह जो खुदाई की गई, जो तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन ने जमीन पर मेहनत भी उतनी ही की इसको पुनर्जीवित करने के लिए। आसपास के लोगों का समर्थन मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रशासन को ये उम्मीद थी कि एक बार फिर से ये नदी जीवित की जाए। और उसका कारण भी रहा कि इस बार जब बरसात हुई और पहली बरसात में इसमें पानी आ गया, तो बिल्कुल ये बड़ी बात है कि मेहनत भी की और मेहनत पर सफलता भी मिल गई। और स्थानीय समुदाय की भागीदारी किस तरह से सार्थक साबित हुई है विकास, और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार महिष्मती कहाँ से निकलती है और इसका जो अंत गंतव्य है वो है क्या? ये नरोत्तमपुर से निकलती है और ये तकरीबन संभल में 12.5 किलोमीटर का इसका एरिया है। और इस एरिया में लगभग 7.5 किलोमीटर अब नदी दिखने लगी है और आगे का काम किया जा रहा है। इसको फिर से पुनर्जीवित करके इसकी धारा को जिंदा किया जाएगा, फिर से कि इसको अविरलता बरकरार की जाएगी। क्योंकि बारिश के दिनों में तो अभी लग रहा है कि जितनी मेहनत की गई है उतना तो प्रतिफल दिख रहा है, लेकिन अगर गर्मी के दिनों में भी इसमें वैसे ही पानी बहता रहे,
इसके लिए जो और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको गहराई करनी पड़ेगी और लोगों को भी संरक्षण करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो लोग आसपास वहां गंदगी या तमाम सारी चीज जैसे नदी के संरक्षण में नुकसान होता है वो सारी चीजें ना करें और वो भी इसमें भाग ले। जन सहभागिता सबसे बड़ी चीज होती है प्रकृति के संरक्षण में, और इसी प्रकृति के संरक्षण के लिए जो जिला प्रशासन के द्वारा काम किया गया है उसमें जो आम लोगों का सहयोग था उन लोगों को भी बड़ी खुशी हुई कि उन लोगों की जो सपना था वो साकार हुआ है, क्योंकि वो अपने लोगों से सुनते आते थे अपने पहले की पीढ़ी से कि हमारे यहाँ ये नदी हुआ करती थी, लेकिन आज की पीढ़ी को दिखाई नहीं पड़ता था वो नदी कहाँ है। लेकिन जब उसको प्रशासन ने उसकी साफ सफाई कर कब्जा हटवा कर वहां पर फिर से खुदाई करवा कर उस नदी को पुनर्जीवित किया तो लोगों को भी लगा नहीं ये तो था, सच था। प्रशासन ने उन सपनों को साकार किया है जो एक समय हो गए। बिल्कुल, तो जो प्रशासन है उसकी कथनी और करनी एक जैसी रही और उन्नत तकनीक के उपयोग से माहेश्वती को नया जीवन दान मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए बात करते एक अनूठी आस्था से जुड़ी हुई आस्था के कदम, लेकिन वो है किसके नाम? वो है मां पर्यावरण के नाम। तो सावन के पवित्र महीने में प्रयागराज की महिलाओं ने एक ऐसी कांवड़ यात्रा निकाली जिसने भक्ति के साथ साथ प्रकृति संरक्षण का भी एक बहुत बेहतरीन संदेश दिया। हरे परिधान में निकाली गई ये यात्रा जहां नारी शक्ति, संस्कार और हरियाली बचाने के संकल्प की अनोखी तस्वीर पेश कर रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। सावन की पवित्र बेला में प्रयागराज से आस्था और पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां भगवान शिव की भक्ति में लीन महिलाओं ने ऐसी कांवड़ यात्रा निकाली जिसने धार्मिक परंपरा के साथ प्रकृति बचाने का संदेश भी दिया। हरी साड़ियों में सजी महिलाएं दशाश्वमेध घाट से मनकामेश्वर मंदिर तक कांवड़ यात्रा लेकर निकली। हाथों में कांवड़ और मन में आस्था के साथ महिलाओं ने जलाभिषेक का संकल्प लिया। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए धरती को हरा भरा बनाने का संदेश भी दिया गया। बहुत साफ सुथरा है और हर जगह रोडें चौड़ीकरण होने की वजह से कांवड़ियों को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और मंदिरों का तो जो आप देख ही रहे हो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। हर तरह से कुल मिलाकर के सारी व्यवस्था अच्छी है। हम लोग हर बार थीम अलग अलग 2-3 साल से निकल रहे हैं। इस बार हम लोगों का थीम ग्रीन, क्योंकि हरियाली है, सावन का दिन है, इसलिए हम लोगों ने ग्रीन कपड़े के साथ कांवड़ लेके निकले हैं। इस बार महिला शक्ति जितनी है तब और हम लोगों को देख के और प्रेरणा बढ़े। हर हर महादेव। इस अनोखी पहल में महिलाओं ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। हरे रंग के परिधान के जरिए उन्होंने प्रकृति और जीवन के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाया। संदेश साफ था कि जिस तरह सावन में धरती हरियाली की चादर ओढ़ती है, उसी तरह हर व्यक्ति को प्रकृति की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। यह यात्रा नारी शक्ति की उस भूमिका को भी सामने लाती है जहां महिलाएं धार्मिक परंपराओं को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर बदलाव की प्रेरणा बन रही हैं। आस्था के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन अभियान बनाने का संदेश दिया। प्रयागराज की हरित कांवड़ यात्रा बताती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी माध्यम है, जहां शिव भक्ति के साथ प्रकृति की सेवा का संकल्प लिया गया और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई गई। तो सावन में हरियाली का जो ये संकल्प है, ये माँ प्रकृति की तरफ भी एक संदेश है। जिस तरह से महिलाओं ने प्रतिनिधित्व कर पर्यावरण संरक्षण का प्रण लिया, इसके साथ साथ हरे परिधान में हरियाली का ये संदेश निकाला गया। और महिलाओं का कहना है कि हर साल किसी न किसी थीम पर वो इस कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और आज आस्था के साथ कैसे पर्यावरण की तरफ भी ये संकल्प देखा गया। कांवड़ यात्रा को हम जब पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हैं तो कैसे आस्था के साथ साथ हम पर्यावरण की तरफ अपनी उस जिम्मेदारी जो कि अहम है उसके निर्वहन के प्रतीक के तौर पर ये संकल्प देखा गया है। और आस्था से ये जो जन अभियान है ये एक संदेश देता हुआ नजर आता है उस जिम्मेदारी का जिसका निर्वहन हर एक को करना है। और इसमें नारी शक्ति की बढ़ती हुई भूमिका
सकारात्मक पहल और प्रगतिवादी सोच के साथ लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो संदेश है ये कई और राज्यों के लिए भी उदाहरण पेश करता है। हरिकेश इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे वाराणसी से। हरिकेश, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं और ऐसे में जब हम बात करते हैं आस्था की, तो आस्था का सैलाब तो श्रावण के महीने में नजर आता ही है, लेकिन किस तरह से माँ प्रकृति के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारी, आपकी ये रिपोर्ट उसकी भी तस्दीक करती है। आंचल, देखिए, जो सावन का महीना होता है, चूंकि मैं काशी में हूँ, धार्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक हैं, और यही एक जगह है जहाँ पे बाबा राजा के रूप में, नरेश के रूप में विराजमान हैं। लेकिन जो प्रकृति की बात हम कर रहे हैं, सावन का महीना चूंकि वर्षा का महीना होता है, और जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें यह है कि बाबा ने इस समय जब समुद्र मंथन हुआ था तो बाबा ने उस समय जो गरल था उसको उन्होंने अपने अंदर ले लिया था और उनका कंठ जो है नीला पड़ गया था। नीलकंठ नाम इसलिए भी दिया जाता है। तो ये मान्यता है कि सावन में लोग जलाभिषेक करते हैं। बाबा का जो ताप था, गरल का जो ताप था वो बढ़ने लगा था, तो उसको शांत करने के लिए देवताओं ने उस समय जलाभिषेक किया बाबा को। चूंकि धरती को भी, चूंकि इसके ठीक पहले गर्मी का महीना होता है, ताप होता है, और धरती पर या आप भी जगह जगह गर्मी महसूस करते हैं पूरे भारत के कोने कोने में। जब सावन का महीना शुरू होता है, बरसात शुरू हो जाती है, तो अपने आप भी बहुत से पेड़ पौधे होते हैं वो उसके पौधे उगने लगते हैं। लेकिन जो अभी आपने दिखाया कि किस तरह से महिलाएं कांवड़ के रूप में निकली और हरी साड़ी पहन के, चूंकि इस समय तो गरुआ आप कह सकती हैं गेरुआ कलर जो होता है उसका ही दिखाई देता है कांवड़िए जो निकलते हैं, लेकिन ये महिलाएं एक संदेश दे रही हैं, जो आप कह रही हैं संदेश दे रही हैं, वो संदेश यही है कि वृक्ष लगाने के लिए, वृक्ष लगाने का मतलब है हम अपनी धरती के लिए जो पर्यावरण है उसको बचाने का प्रयास करेंगे। और यही नहीं, पूरी चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, या इसके पहले के दिनों में भी लगातार जो सामाजिक संगठन हैं वो भी ये संदेश देते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण को मजबूत कर सकते हैं पौधे लगाकर। बिल्कुल। और एक नई स्कीम वाराणसी नगर निगम ने निकाली है, कल ही अभी उन लोगों ने घोषणा की कि अगर आप अपने घर के आसपास, घर में अगर लगवाना चाहते हैं पेड़ पौधे, तो यहाँ पे नगर निगम फ्री में पौधा देगा और ट्री गार्ड भी देगा। जो उस जलाभिषेक के साथ साथ तो पेड़ लगाइए, और ये संदेश माँ प्रकृति के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत प्रगतिवादी साबित है, क्योंकि पेड़ लगाने से जहां हम पर्यावरण की ओर तो अपना पहला कदम बढ़ाते ही हैं, पूरे इकोसिस्टम को पॉजिटिव करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिकेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, taste of India। ब्रेक के बाद स्वागत हमारे खास शो वंदे भारत में। और आइए बात करते हैं हिमाचल की। बर्फीली चोटियां
मुश्किल मौसम और बेहद चुनौतीपूर्ण हालात, जहां खेती करना किसी परीक्षा को पास करने से कम नहीं है, वहीं स्पीति के किसानों ने इन्हीं चुनौतियों को अब अवसर में बदल दिया। लांगजा के ऊंचाई वाले खेतों में अब जौ की जगह मटर की हरियाली नजर आ रही है। मटर की ये फसल न सिर्फ किसानों की आय को बढ़ा रही है, बल्कि स्पीति की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई पहचान बन गई है। देखिए स्पीति की बर्फीली धरती पर मटर की हरियाली और उम्मीद की इस कहानी को इस खास रिपोर्ट के जरिए। लाहौल स्पीति के लांगजा गांव में इस वक्त हैं, जो करीब 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं, खेती पर ज्यादातर निर्भर हैं। मटर की खेती यहाँ पर आमतौर पर लोग करते हैं। बर्फीली चोटियों और बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच बसे स्पीति के इस इलाके में खेती करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ के किसानों ने मौसम की चुनौती को अवसर में बदला है। लांगजा के खेतों में आज जौ से ज्यादा मटर की हरियाली दिखाई देती है और यही फसल यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई पहचान बन रही है। लाहौल के रास्ते स्पीति में पहुंची हरे मटर की खेती ने धीरे धीरे पारंपरिक फसलों की जगह लेना शुरू कर दिया है। आज लांगजा, हिक्किम, कोमेक और आसपास के ऊंचाई वाले गांवों में मटर प्रमुख नकदी फसल बन चुकी है, लेकिन इसमें मुश्किलें भी कम नहीं हैं। मटर का जो खेती है वो एक किस्म से आज के आधुनिक दौर में मुख्य फसल हो गया है स्पीति में। इससे पहले ट्रेडिशनल जो फसल होता था वो बार्ले का होता था। जो मटर है वो ओवरऑल आपका जो पूरे इंडिया में जो है स्पीति से बरसात के ऑफ सीजन में स्पीति से सप्लाई होता है। तो ऐसे में जो है एक तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक है, क्योंकि 4200 मीटर के हाइट पे आप जिस मटर को अभी हम तोड़ रहे हैं, ये आने वाले अभी जो है 1-2 दिन में आपकी दिल्ली के मार्केट में, और हालांकि अच्छे वैरायटी और जो टॉप क्लास के जो क्वालिटी के जो पीस हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भी इसका सप्लाई होता है। स्पीति की मटर की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि खेती का तरीका भी है। यहाँ के किसानों का दावा है कि फसल में यहाँ रासायनिक कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान से किसानों को बेहतर बाजार और बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद बढ़ने लगी है। तो ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी प्रकार का जो पेस्टिसाइड या कीटनाशक जो दवाइयाँ है वो यूज़ नहीं होता है। ये बिल्कुल जो है आपकी सेहत के लिए बहुत ही एक अच्छा जो फसल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में लाहौल स्पीति में करीब 2560 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन 43,641 मीट्रिक टन रहा। इसमें मटर समेत कई ठंडे मौसम की सब्जियां भी शामिल हैं। लांगजा में स्थानीय किसानों के मुताबिक पर्याप्त पानी की कमी है, जो अगर उपलब्ध हो तो मटर का सालाना उत्पादन करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी लांगजा में खेतों में मटर की हरियाली तो है, लेकिन इस हरियाली का भविष्य पानी की उपलब्धता पर। तो स्पीति का लांगजा मटर अब ये इतना बेहतरीन इसलिए है क्योंकि ये आजीविका का एक बेहतरीन विकल्प प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बाजार की मांग में कैसे बढ़ोतरी को सुनिश्चित किया जा सकता है, ये इसकी कहानी भी बयां करता है। और वहाँ पर इसी की वजह से किसानों की आय में जहाँ पर बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं मटर जो है वो नगदी फसल के रूप में किसानों के लिए जीवनदान साबित हुई। आप देखिए कि करीबन 2500 हेक्टेयर से ज़्यादा सब्जी का उत्पादन है और आप इसमें ये भी समझिए कि इस पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक इसी मटर को उगाने के बाद आप ये समझिए कि वहाँ पर आर्थिक तस्वीर बदलती है। धर्म प्रकाश तक जुड़ गए। धर्म प्रकाश, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे तो लांगजा में मटर की खेती जहाँ आर्थिक निर्वहन के नए विकल्प के तौर पर सामने आई है, पूरा आर्थिक परिदृश्य बदलने का मादा भी रखती है। बिल्कुल आंचल, हिमाचल प्रदेश में जो मटर की खेती है वो काफी बड़े स्तर पर होती है और लाहौल स्पीति के अलावा किन्नौर, शिमला, चंबा
और कुछ एक क्षेत्रों में कुल्लू और मंडी में भी मटर की जो प्रोडक्शन है वो होता है। हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति है वो मटर की खेती का केंद्र माना जाता है। करीब 1700 हेक्टेयर भूमि जो यहाँ की कृषि योग्य भूमि है उसमें मटर की यहाँ पर खेती होती है और इसमें भी जो 1000 हेक्टेयर से ज्यादा का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ स्पीति के क्षेत्र में होता है और लांगजा इसी स्पीति घाटी में पड़ता है। ओवरऑल प्रोडक्शन अगर हिमाचल का हम देखें मटर का, तो एनुअल प्रोडक्शन करीब 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहता है, जो कि ऑल इंडिया मटर का जो प्रोडक्शन है उसके मुकाबले करीब उसमें जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो करीब 4% के आसपास है। 67 लाख मीट्रिक टन पूरे देश में जो है वो मटर का उत्पादन होता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो स्पीति जैसे एरियाज हैं, ये भले ही मटर की खेती का केंद्र जरूर हो, लेकिन यहाँ पर काफी मुश्किलें भी किसानों को आती हैं और उसमें पानी की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है। इसको लेकर सरकार वक्त वक्त पर जो सहायता भी है वो भी किसानों को यहाँ प्रदान करती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन भी है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर, उसके तहत यहाँ पर जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो भी मुहैया करवाई जा रही है। पॉली हाउसेस की सुविधा दी जा रही है। किसान सम्मान निधि के तहत आर्थिक सहायता तो प्रदान की ही जा रही है और एग्रीकल्चर फंड के जरिए किसानों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो भी जरूरतें किसानों की रहती है। अब मटर की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हिमाचल का मटर अपने आप में खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि मटर की जो प्रोडक्शन है वो ऑफ सीजन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑफ सीजन का मतलब ये है कि जब दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे बड़े बाजारों में जब मटर की सप्लाई पूरे देश से जिस मौसम में बंद होने लगती है, मटर की कमी होने लगती है, उसी मौसम में हिमाचल का जो मटर है वो बाजार में दस्तक देता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो मटर है वो देश भर के बाजारों में उस वक्त दाखिल होता है जब मटर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मांग रहती है। शायद इसी वजह से नीति आयोग ने भी हिमाचल प्रदेश को मटर की ओवरऑल प्रोडक्शन के मामले में सबसे टॉप में रैंक किया है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश, खासकर लाहौल स्पीति जैसे एरियाज मटर की खेती में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में काफी बड़ा योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, और जब राष्ट्र का अन्नदाता मुस्कुराता है तो आपकी थाली में जो खाना है वो भी मुस्कुराता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन प्रकाश, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज वंदे भारत में इतना ही, लेकिन वादा आपसे कि कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही खबरों के साथ जो कि राज्यों की आत्मनिर्भरता और उसके विकास की कहानी को बयां करती हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।